अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज आपका लेक्चर था लीनियर मोमेंटम का और सेंटर ऑफ मास हम ख़त्म कर चुके थे। उससे रिलेटेड मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स आपसे शेयर करने थे, लेकिन मैं कुछ रीज़न की वजह से नहीं कर सकी हूँ, बट मैं कर दूँगी आपके साथ शेयर, ठीक है, जल्दी। और आज भी मेरा ये प्रॉब्लम है कि नेट नहीं चल रहा है मेरा बिल्कुल भी, और लाइट का भी इशू है। कुछ प्रॉब्लम है हमारे टाउन में, लाइट भी नहीं है, नेट भी नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आप तक कैसे लेक्चर जो है वो प्रिपेयर किया जाए। सो मैं ये एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, विच इज़ अबाउट अ न्यू टॉपिक दैट इज़ अ लीनियर मोमेंटम। सो इतना न्यू भी नहीं है वैसे तो, क्योंकि आप लोग इससे फेमिलियर हैं कि व्हाट इज़ मोमेंटम। Momentum basically is a quantity of motion which a moving body possess, right? So whenever a body move, it has some quantity of motion. Like if I give you example कि अगर आपके पास दो गाड़ियाँ हों बिल्कुल सेम, और एक ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रही हो और एक कम से, तो आपको रोकने के लिए किसको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी? सो ऑफ कोर्स जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है। सिमिलरली अगर आपके पास एक कार हो और एक ट्रक हो, एंड वन इज़ मूविंग और बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, तो आपको किस पे रोकने के लिए ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी? ऑफ कोर्स आपको ट्रक के लिए, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, और ड्यू टू द मास इट हैज़ द मोर क्वांटिटी ऑफ मोशन, इट हैज़ द मोर मोमेंटम। सो अगर मैं इसको रिलेट करूँ तो हमारे पास जो मोमेंटम होता है वो आपका इक्वल, अगर मैं इसको रिलेशन में लेके जाऊँ तो इसका मतलब है क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द बॉडी के, और डायरेक्टली मोशन है प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के साथ, राइट? सो अगर मैं इनको कंबाइन करूँ तो ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन आ जाती है कि जो आपके पास मोमेंटम है वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है, राइट? सो हमें ये भी पता है कि जो मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसका एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट होगा और जेड कंपोनेंट होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वेलोसिटी के आपके एक्स वाई और जेड होते हैं। सो कंपोनेंट्स के फॉर्म में आई थिंक we have done enough related to the components of different variables, so I think you can understand it very well. अच्छा, इसी तरह जो आपके पास मोमेंटम है, इट हैज़ सम रिलेशन विद एक्सटर्नल नेट फोर्स। हमें पता है कि अगर मैं आपसे कहती हूँ कि किसी बॉडी में कोई क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो रही है, सो क्वांटिटी ऑफ मोशन के चेंज होने का मतलब ये है कि इधर द वेलोसिटी इज चेंजिंग और इधर द मास इज चेंजिंग। सो हियर वी आर नॉट कंसर्न बेसिकली विद दोज केसेस इन विच द मास जो है वो भी चेंज होता है व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड। सो इन दैट जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमारा मास जो है वो हम कांस्टेंट ही कंसिडर कर रहे हैं। हाँ जी, वेलोसिटी जो है वो हमारी चेंज होगी। सो अगर आप चाहते हो कि उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन किसी बॉडी में चेंज हो जाए, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब आप उसके ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करोगे। So from here we can develop a relation between the second Newton law and the quantity of motion. So we know कि जो net force होती है वो ma के बराबर है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि अभी we are just considering with a point mass, लेकिन क्योंकि हम many particle system से अब बहुत अच्छे से familiar हो चुके हैं, तो वो भी हम उसके लिए भी हम quantity of motion को describe करेंगे, but here we are just talking about a point mass. सो नेट फोर्स जो है वो हमें पता है एम ए के बराबर होती है। वी कैन राइट इट ए एज वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी, और यू कैन जस्ट रीअरेंज इट। सो अगर आप इसको देखें तो this is basically a final momentum and this is initial momentum. So here you can write that it's just a change in momentum per a change in time. So जो net force आपके पास आ रही है वो आपके पास आ जाएगी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। सो here we are now able to develop a relation between the net external force and the change in momentum, that कि अगर किसी भी बॉडी में जो भी चेंज इन मोमेंटम है, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स विच इज़ अप्लाइड ऑन दैट बॉडी। सही है। सो इसी तरह आप यहाँ पे जो अगर आपके पास अब आप पॉइंट बॉडी कंसिडर कर रहे थे, बट नाउ instead of that you have a system of particles and now we are familiar with the system of particles, जो हम पीछे कर चुके हैं कि क्या होता है अगर if we have a system of particles,
उसका जो नेट मास होता है वो उसके सेंटर ऑफ मास पे जो है वो एक्ट कर रहा होता है, प्लस उसकी जो पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी बेसिकली इक्वल टू द एक्सेलरेशन विद विच द सेंटर ऑफ मास इज एक्सेलरेटिंग, एंड द velocity of that system will be actually the velocity of that its center of mass with which the center of mass is moving. So here if you have a system of particles, of course with m1, m2, m3, and they are moving with some velocities v1, v2, v3, and you want to find out the net momentum of that, तो क्या होगा उसका नेट मोमेंटम आपके पास, आप पहले एक का क्वांटिटी ऑफ मोशन कैलकुलेट करेंगे, फिर दूसरे का करेंगे, फिर तीसरे का करेंगे, एंड फॉर द नेट वी जस्ट ऐड इट, राइट, ऐड कर देंगे आप, एंड यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, समिशन फॉर्म। अच्छा, थोड़ा सा पिछले लेक्चर की तरफ चलते हैं। आपको याद होगा मैंने वहाँ पर आपको सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी करवाई थी, इट विल बी 1/m, right? M is the total mass of the system, and summation MIVI. So here if I just find out the value of that, so you can write it at MVCM. So इसका मतलब ये हुआ कि जो momentum है आपके पास, it is just MVCM. That is very interesting कि if you have a system of particle and you want to find out its linear momentum, right? So it will be just the total mass of the system plus the velocity of its center of mass, right? So P is equal to mvcm, right? So this is a momentum of a linear momentum of a system of particles. ठीक है, तो अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट इट्स द टोटल मोमेंटम, तो क्या करना है आपने, सबसे पहले उस सिस्टम की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, देन द टोटल मास एंड जस्ट मल्टीप्लाई इट, यू विल बी एबल टू गेट इट द लीनियर मोमेंटम, राइट। इसी तरह आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी इसी तरह ये न्यूटन फॉर्म्स, जो न्यूटन लॉ है उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ऊपर भी जो आपकी नेट एक्सटर्नल फोर्स है दैट विल बी बेसिकली इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum, and it will be just dvcm by dt. But here you know the rate of change of jo center of mass velocity, you can write it as acm, right? So this is macm. So the net jo aapke paas force hai, it is equal to m times the acceleration of its center of mass.